आपसे वो आईडी कार्ड मांग रहा है। पता है क्या है, वो लोग एक साथ इतने सारे गिर लेते हैं ना, जैसे पर्सनल ये घेरने के लिए 2 आदमी खड़े किए थे, मजबूत थे पूरे। ये लाड प्यार से पले बड़े हमारे लाडपुर के साथी हैं, इनको इसलिए तो खड़ा किया था। वही बात है। आधार कार्ड हम अपने लेके तो चलेंगे भाई अपने देश में। कोई जरूरी नहीं है, क्यों हर वक्त आपको कोई आईडी प्रूफ कैरी करना कोई जरूरी नहीं है। और अगर वो आपको कहता है कि लाइए इस पे साइन कीजिए, तो आपको साइन करने की आवश्यकता नहीं है उसके ऊपर। अगर आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, अगर आपको ये अप्रूवल नहीं लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो आपको साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहता है आप पैसा दीजिए, आप कहिए मेरे पैसा नहीं है देने के लिए, मैं नहीं दूंगा। आपको एक बात समझनी होगी, इन्होंने 500 रुपया ही क्यों रखा है चलान को, 5000 रुपया भी रख सकते थे। अब 500 रुपये का चलान कटवा के आप वकीलों के पास धक्का खाओगे तो आपको कैसे मिलेगा न्याय, बताइए जरा। उससे ज़्यादा का तो आप तेल फूंक दोगे जब एक कोर्ट की हियरिंग पे जाओगे आप। तो आदमी की साइकोलॉजी क्या होगी, उन्होंने अच्छे स्टडी कर रखा है। आप ये समझो ना, मैं अपने प्रोफेशन को साइड में रख के आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट एक बात समझा रहा हूँ कि अगर आप उस सिस्टम में पड़ गए एक बार, तो आपके धक्के लगेंगे, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, आपकी चप्पल घिसेगी। और जितनी आप चप्पल घिसाओगे धीरे धीरे आपके सिस्टम में क्या आएगा, मैंने सिस्टम से फाइट करी और सिस्टम ने मेरी चप्पल घिसवा दी। अगली बार आप लड़ पाओगे? और आप अपने आसपास के समाज के लोगों को क्या जवाब दोगे कि भाई नहीं नहीं कटवा लिया करो, 500 रुपये दे दो और चलो कोई बात नहीं, यही कहोगे ना। यही हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस एक समय के बाद। हजारों क्यों लाखों लोगों के चालान कटे। जहां तक मेरी जानकारी है 500 से ऊपर केस भी डल लिए लोगों ने, डाल दिए, लेकिन क्या उनको मिल गया सोल्यूशन अब तक? और क्या हमारी कोर्ट्स इतनी वेली हैं कि ये 500 रुपये के चालान के केसेस को जो है भुगतती रहे, समझाती रहे, आपके लिए लड़ती रहे? क्या इतना समय है उनके पास? क्या आपको नहीं लगता कोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है, इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं? ऑन दी अदर हैंड हमारे 3000 से ऊपर साथी जिन्होंने पुलिस वालों के मांगने पे कोई अपना आधार कार्ड नहीं दिया, पुलिस वालों के कहने पे कोई मुंह पे मुखौटा नहीं लगाया, उनकी बॉडी लैंग्वेज सही थी। आपको अपनी जो बॉडी है उसको सही रखना, आपका पोस्चर, आपको अफेक्ट नहीं होना उस सामने वाले व्यक्ति के कुछ कहने से। आपको ये ध्यान में रखना है कि शरीर आपका है, उसका नहीं है। जैसे ही आप ये बात दिमाग में रखेंगे तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर वो कहते हैं दूसरों को फैला रहे हैं तो आप उनसे कहिए लाइए प्रमाण दीजिए मुझे कि दूसरों को इस प्रकार से फैलता है, इस चीज का आप एविडेंस दीजिए मुझे। आपके पास क्या सबूत है? आप कह रहे हैं कि हमारे को सरकार ने कह दिया या फिर ऊपर डीसी ने कह दिया, तो आप उनसे ये भी सवाल कीजिए कि ये जो चंदे का पैसा जा रहा है, ये चालान जो आप कह रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा कहाँ पे हो रहा है, किसके खाते में जा रहा है ये पैसा? आरटीआई लगा सकते हैं सर भाई? बिल्कुल लगा सकते हैं आप आरटीआई, लेकिन आपको मौके पे अड़ना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग मौके पे नहीं अड़ेंगे, और उन्होंने जो आप लोगों को बचपन से साइकोलॉजिकल जो प्रोग्रामिंग की है, मैं आपको समझाता हूँ साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कैसे होती है। आप स्कूल में जाते हैं, बच्चे को पहले दिन से अटेंडेंस लगवाई जाती है। वो नाम लेते हो कहता है यस सर, खड़ा होकर बोलता है ना प्रेजेंट, और वो टीचर जो है आपसे कहती है कागज ला के दिखाओ, आप जाके 1 मिनट में दिखा देते हो। और वहीं आपको स्कूल के अंदर समय समय पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, आपको सिखाया जाता है कि कानून व्यवस्था के अंदर आपसे कोई भी कोई चीज मांगता है तो आप इमीडिएटली दे दे, बिना सोचे समझे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत दो उनको, लेकिन आपको सोच समझ के देना है, कहां पे कागज देना है, कहां पे नहीं देना है। आपकी इच्छा से देंगे आप कागज, कोई आप पे दबाव डाल के, आपको मेंटली प्रेशर में डाल के अगर आपसे कोई चीज लेता है तो वो आपकी फ्री विल से नहीं होती है, वो आपका कंसेंट जो होता है अंडर प्रेशर होता है, अंडर फोर्स होता है। तो ऐसे किसी प्रेशर को आप मानने से इनकार कर सकते हैं। उसको आप बोलिए कि आप जिस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये चालान काटने की बात कर रहे हैं उस सेक्शन को खोल के देखिए। अगर उसके पास नहीं है, आप इमीडिएटली अपने मोबाइल के अंदर
सर्च कीजिए आईपीसी की फलानी धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको मिलेंगी। आपको हमने पिछले 2.5 साल से सप्लाई कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी हिंदी में इंग्लिश में, ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। छोटे छोटे पीडीएफ हैं, 10-10 12-12 MB के मुश्किल से पीडीएफ हैं, ये आपके पास रहने चाहिए मोबाइल के अंदर, ताकि समय आने पे जब वो लोग इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करें तो आप लोगों को उससे ज्यादा समझ हो, है ना। आप उस समय पे उसको दिखा सकें कि तेरे को शायद समझ नहीं है कौन से कानून में क्या लिखा है, लेकिन मेरे को तेरे से ज्यादा पता है। नॉलेज इज पावर, वही आपको इस्तेमाल करनी है। पुलिस वाला अगर आपको कहता है इसके बाद कि नहीं आप तो नहीं मान रहे, चलिए पुलिस थाने, तो आप चले जाओगे? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। एक ही मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वाला है कि उन्हें बोलो कि मेमोरेंडम बनाया है। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि 2 पुलिस वाले आगे साथ में खड़े हो गए, वो लेडी पुलिस जो आपके साथ खड़ी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि चलो इनको लेके जाओ थाने के अंदर, हाँ, ये कल्पना जी को थाने के अंदर लेके जाओ, 100 नंबर पे फोन, है ना। तो अब आप क्या करेंगे? 100 नंबर पे फोन लगाएंगे। वो नहीं लगाने दे रहे, अब आप क्या करेंगे? वही वो फोन ले लेते, एक दिन का फोन खींच लिया था पूरा। हाँ, आपने और मेरी देखो वीडियो देखी थी वहाँ पे जो शेखपुरा गांव वाली? मैं बैठा हुआ था वहाँ पे एक चेयर के ऊपर, देवेंद्र भाई और हम दोनों गए हुए थे। देवेंद्र भाई के अरेस्ट से एक दिन पहले की वीडियो है वो, अच्छा, आपकी बुक लेने लगे थे वो, है ना। मैंने यही बुक पकड़ रखी थी, एक बुक और थी इसके साथ, 2 या 3 बुक्स थी मेरे पास। तो मैं बैठा हुआ था, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो था वो आया वहाँ पे अंदर, उसने कहा कैसे बैठे हो, कौन हो, कैसे नहीं हो। मैंने उसको अपना नाम बताया, मैंने कहा मैं एडवोकेट साहिल गोयल। तो उसने क्या किया, फ़ोन मिलाया आपने किसी सीनियर ऑफिसर को, कह रहा जी ये तो कोई बता रहे हैं, कोई एडवोकेट साहिल गोयल बता रहे हैं अपने आप को, और ये इस तरह से आए रखे हैं यहाँ पे, और 2-3 किताबें ले रखी है, और किताब पे लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, ऐसे लिख रखा है, ऐसे बोल रहा था वो। और ये बोलते बोलते उसने क्या किया, चलिए जरा आइए, उन्होंने क्या किया, बोलते बोलते उसने ये खींचना शुरू कर दिया। मैं बैठा हुआ था आराम से, शांति से, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा उसकी बातों से। अच्छा, आपने ये ध्यान देना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है सामने वाले से प्रेशर डालता है तो। अब ये आए, इन्होंने वहाँ आके मेरी ये किताबें यहाँ पड़ी हुई थी, मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, आइए खींचिए, बात करते हुए बोलिए जरा किस तरह बोल रहा था वो, करिए जरा, अभी बताया मैंने आपको, खींचे आप बोलिए कि हाँ ये तो कोई एडवोकेट साहिल गोयल बता रहे हैं अपने ऐसे कर रहे थे आप सर को, वो। और ये किताबें रख रखी हैं। अरे भाई दिखाइए ये क्या है रे? हाँ, मैंने हाँ, तो आपने दिया- पट से बोला था, नहीं, ये आप पकड़ रहे थे, खींच रहे, खींचो जरा, आपने कहा मुझे खींचो जरा एक बार दोबारा से। दिखाइए भाई ये क्या है? ये क्या हुआ, ये खींचा इसने, इसको कुछ फोर्स महसूस हुआ, जब इसने इधर खींचने की कोशिश करी तो मैंने उस फोर्स को रोक दिया इमीडिएटली। ये महसूस किया आपने? हाँ, ये ले नहीं पाए मेरी किताब को। आप में से बहुत सारे साथियों के साथ कैसा होगा कि जब ये किताब आपके हाथ से खींचेंगे तो आप कहोगे लो जी, क्यों, ये माई बाप है हमारे, हैं, ये क्या हमारे मालिक हैं? ये मेरी किताब के मालिक ये हैं कि मैं हूं? अगर ये मुझसे किताब लेंगे तो मुझसे पूछ के लेंगे ना कि साहिल जी मुझे ये किताब लेनी है आपकी, मैं देख लूं क्या, आप मुझे दिखाएंगे क्या? और अगर मैं उनको कहता हूं कि हाँ आपको मैं दिखा सकता हूं, आप देख लीजिए, मैं देता हूं, तब मर्जी से लो। तब वो देख सकता है। उसका क्या अधिकार था मेरी किताब के ऊपर या मेरे शरीर के ऊपर? ये किताब मेरे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और अगर ये इसको खींचता है, मेरा शरीर भी खींचता है, या मेरे कपड़े को पकड़ के खींचता है तो मेरा शरीर भी खींचता है। ये अनड्यू फोर्स होता है, वो नहीं लगा सकता। आपको उसी समय पे उसको स्नब कर देना है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी चीज को हाथ लगा लिया, तूने मेरे शरीर को हाथ लगा लिया, तूने मेरे कपड़े को हाथ लगा लिया, तूने मेरे बैग को हाथ लगा लिया, तूने मेरी किताब को कैसे खींच लिया। आपको इमीडिएटली उसके उस फोर्स को वहीं रोक देना है। वहीं पे एकदम एक वीरेंद्र भाई का वीडियो था, जब वो ट्रैप हुए थे मेट्रो के, वो वीडियो में पूरा 2 किस्तों में देखा था, तो उन्होंने कितनी अच्छी से सारी सिचुएशन को हैंडल करी, लेकिन आखिर में उनका चालान तो कटा ही गया। वो बोले चालान कटाना पड़ेगा, मैंने काट देती 500 का। वो वीडियो मैंने पूरी मेरे कटे चलान क्या? आपका मेरे उस तरह का वीडियो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट उनका मुझे पूरा 2 किस्तों में देखा था। भाई हमारे कितने साथियों में से आप सब में से कितने साथी निकल के आए मेट्रो के अंदर से अब तक? जब आपको परेशान किया गया उसके लिए, मतलब मेरी निजी जानकारी के अंदर 3000 से ऊपर साथी हैं, मतलब 3000 तो नंबर हो गया हो, कुछ साथी बार बार रिपीटेड जा रहे होंगे। उन्होंने आज तक कोई चालान नहीं कटवाया।
उन्होंने मना किया ना, वीरेंद्र भाई की देखी थी। उन्होंने मना किया। आप देखिए, वीडियोस मिलेंगी आपको, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ग्रुप में डालेंगे। उन्होंने जैसे ही पुलिस वालों ने कहा कि आपका चालान कटेगा, उन्होंने कहा नहीं है चालान, नहीं कटवाते। उन्होंने कहा नहीं थाने जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा नहीं जाते। उन्होंने कहा 500 रुपये दो, कहता नहीं है। वो कहता आधार कार्ड दो, क्यों दूं, है कौन तू, कहता है कि घर से मंगवा लो। क्यों मंगवा लूं मैं। फोन में होगा ऐसे बोलते हैं, आजकल तो फोन में है, फोन में नहीं और ज़्यादा करे ना कि ये मंगवा लो और कर लो। ले खर्चा दे पहले, मेरा खर्चा दे पहले मेरे को। किस लिए भेज रहा है तू मेरे को कहीं पे, मैंने क्या किया है। और मेरा सांस लेने का अधिकार तू रोकेगा, राइट टू लाइफ रोकेगा तू मेरा। उसको बोलो कि तूने संविधान पढ़ा है कभी, और संविधान से ऊपर कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, नेचुरल लॉ होता है संविधान से ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर नेचुरल लॉ होता है। उससे पूछो कि आपने पढ़ा कि मेरा शरीर है, मेरे को सांस लेना है, तू मेरा सांस लेने का अधिकार रोक देगा। जब आप इस तरीके से उसको झकझोर देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको कुछ बोलने की। उसको बोलो कि भाई तेरा शरीर है, तूने एक नहीं तो 4 लगा अपने मुंह पे, तू अभी दम घोट के यहीं मर जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे को फिर भी तेरे से सांत्वना होगी, क्योंकि मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, लेकिन तू रोबोट बन गया है और तेरे को शर्म नहीं आ रही कि तू हमारा दम घोटना चाहता है। आप उसको उस रोबोट लेवल से, उसकी रोबोट माइंडसेट से, जो उसको सिस्टम ने बना दिया है, उसको आप मान्यता पे लेके आओ। वो कहते हैं उसको पूछो कि तू आदमी है कि रोबोट है। एक पुलिस वाले हैं, वो मेरे फ्रेंड है, बोलते हैं जी हम सारी बात समझते हैं, वो मेरी सारी बात समझते हैं, बोले लेकिन हमारी तो नौकरी है, छोड़ दो ऐसी नौकरी, हमें तो नहीं नहीं, आप हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। उसने कहा कि हमारी तो नौकरी है, तो आप उसको इमीडिएटली स्नब करो कि भाई तेरी नौकरी के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों दूं। नहीं, वो अपनी बता रहा था कि मुझे लेनी पड़ी, मैंने उसको बोला आप क्यों ली, आपने पूछी, बोला हमारी जॉब है ना। नहीं नहीं, उसकी आप, वो कह रहा है मेरी जॉब है, ये हमारे को पूछना है ये लॉजिक दे रहा कि भाई आपकी जॉब है तो आपकी जॉब के लिए मैं क्यों सफर करूं, किस लिए। तू मेरे चाचे का ताए का बेटा लगता है क्या। पर्सनल पीड़ा बता रहा था। अपनी पर्सनल पीड़ा बता रहा है, लेकिन अपनी पर्सनल पीड़ा बता के अगर आप पे दबाव डाल रहा नहीं, है, दबाव इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। शरीर तो आपका है। वो अलग अपनी बात थी, हमारी एज ए फ्रेंड बात हो रही थी, बोले हमें लेनी पड़ी, हाँ, जब आप लोग उनसे कुछ लेवल तक बातें कर लेंगे ना, तब वो मानव के लेवल पे आ जाएगा, इंसान के लेवल पे आ जाएगा, आपसे बात भी करेगा। उनको आपने ये बोलना है कि भाई पहली बात तो ये कि क्या सब लोगों पे सब चीज़ों का असर सेम होता है। किसी आदमी को कोई पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे मान लीजिए नमक ही है, किसी को नमक से जल्दी नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है नमक से। किसी को जो है कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाने से जल्दी एलर्जी हो जाती है, किसी को लेट होती है। अब सपोज कर लीजिए कोई छोटा मोटा जानवर ही है, चींटी ने काटा, चींटी ने मेरे शरीर पे काटा, तो हो सकता है मेरे शरीर पे तो दाफड़ नजर आने लग जाए, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शरीर पे दाफड़ तो नजर ना आए, लेकिन उसके शरीर पे इफेक्ट आ जाए। आज नहीं पता लग रहा उसको, हो सकता है कल वो जहरीली चींटी थी अगर, तो उसको अगले दिन असर आए उस चीज़ का। तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, और जो ये मेडिसिन लगी हैं, कब लगी हैं, किन परिस्थितियों में लगी हैं, कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन लगी है, उसका भी इफेक्ट है। उसके बाद जो आपका 4+1G आ रहा है, उसका भी इफेक्ट है। आपके शरीर के अंदर पहले से कितनी दिखते हैं, उसका भी इफेक्ट है। और जहाँ तक हमारे को पता लगा है कि सबकी सब जो मेडिसिन है वो एक जैसी नहीं है, तो सबका इफेक्ट एक जैसा नहीं होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ, एक मिनट बीच में बात मत करो, कि आपको कुछ नहीं हुआ इसका मतलब कि आपको कभी कुछ होगा ही नहीं, या फिर आपको कुछ नहीं हुआ इसका मतलब इनको भी नहीं होगा। भाई जो लाखों लोगों को हो रहा है नुकसान, उनका क्या, उनके लिए आपके पास कोई जवाब है? फिर वो कहेंगे आपको कि ये तो पहले भी होता था। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले भी होता था, क्या बढ़ गया है? वो मना नहीं कर पाएगा आपको इस बात के लिए। और 2-4 कटिंग आपके पास जो है अखबार की
और वीडियोस वगैरह आपके पास होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट 2-3 आई हैं वीडियोस, 2 तो हनुमान जी गिर गए रामलीला के अंदर, है ना, और वो कर रहे थे गरबे के अंदर, एक वो लड़का गिर गया, फिर एक जम्मू के अंदर एक लड़की थी वो डांस कर रही थी, वो लटक गिर गई। तो आप लोग जब उनको ये वीडियोस दिखाएंगे कि हाँ ये देखो किस तरीके से ये हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तो वो आपको मना नहीं कर पाएगा, वो कहेगा हाँ कुछ तो गलत है। फिर आप उसको पूछिए पिछले 2 साल के अंदर क्या चीज़ ऐसी हुई है जो लगातार लोगों को दी गई है और जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो कहेगा साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही नहीं, तो आपके पास वो पर्चा होना चाहिए साइड इफ़ेक्ट वाला, जो ये कंपनियां खुद अपनी वेबसाइट पे दे रही हैं, वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें से एक प्रोबेबल जो साइड इफ़ेक्ट है उन्होंने कहा है क्लॉटिंग, और उन्होंने कहा है सिवियर जो है बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, डेथ तक हो सकती है, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है उसका रेयर केसेस के अंदर, रेयरेस्ट टू रेयर केसेस के अंदर। तो रेयरेस्ट टू रेयर तो उन्होंने बोला है, अब कितने आदमियों के अंदर हो जाएगा ये क्या पता है ना। और क्योंकि ये दवाई जो है पूरे तरीके से टेस्टेड भी नहीं थी, इतनी जल्दबाजी के अंदर लाई गई, फिर आप उनको बता सकते हैं कि ये जो दवाई आई है ये कब आई भारत के अंदर, इसका पेटेंट कब का है। अगर आपके पास ये सब जानकारी है तो आप उनसे स्टेप बाय स्टेप ये साझा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आप 3 या 4 बातें उनको बता देंगे, उसके बाद वो आपको तंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और तो और आसपास के जो लोग होंगे वो आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, आपसे वो जानकारियाँ मांगेंगे कि आप हमारे को बताइए। इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है। वो उसमें आ जाएगा तो फिर उड़ा देगा। हाँ, आप शेयर करोगे ना कभी कभी तो वो डिलीट कर देगा। तो एक तो आप लोग जब ये शब्द इस्तेमाल करते हो 4+1G बोल लो, हमें बातें पहुंचानी है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख लो। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार ना, हमारे माइंड को जिस तरह से उन लोगों ने प्रोग्राम किया है बचपन से, हमें डी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और साथ साथ में अपने कुछ शब्दों का चयन इस तरीके से करना है ताकि वो लोग जो हमारी वीडियोस को डिलीट ना कर सके। तो आप ये बोलो कि सुई के साथ और 4+1G का क्या इफेक्ट रहेगा। डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ये जो सुई के अंदर केमिकल डाले जा रहे हैं आपके शरीर के अंदर, इनमें बहुत से ऐसे मेटेलिक पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं, जिसमें से एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जब डलेगा तो इन सब मेटल्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है और मैं कहीं दूर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता हूँ, तो क्या इस लोहे के टुकड़े के ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगेगी? उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जब ये केमिकल्स डाले गए हैं तो उन केमिकल्स के ऊपर पहली बात तो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उन 4+1G का, उन टावर्स का। सिर्फ 4+1G का नहीं, 3+1G का भी आएगा, दोनों का असर आएगा। और तो और आपको पता है कि ये जो सुई के अंदर केमिकल डाले गए हैं, वो केमिकल जाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जनरेट क्या करता है, क्या जनरेट करता है? स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन। कैसे स्पाइक प्रोटीन जनरेट करता है? आपके शरीर के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म है जिसको भेदने के बाद ही वो दूषित चीज़ जो आपके शरीर में पहुंच सकती है। पहला मैकेनिज्म आपका क्या है प्रोटेक्शन का? आपकी स्किन, उसको भेदती है वो सुई। वो सुई उसको भेद के अंदर चलेगी। उसके बाद अगला मैकेनिज्म क्या है आपके शरीर का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म? आपका ब्लड। आपके ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर घुसने के लिए उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है? लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी। सुना है आपने इसके बारे में? लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी सुना है आपने? लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, अदरवाइज वो सेल जो है उसको अंदर घुसने नहीं देता। अब जब वो अंदर घुस गया है, सेल के अंदर एक होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को जनरेट करना, प्रोटीन बनाना। अब वो जो राइबोसोम है और इस वाला जो ये सुई है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? M-RNA। सुना है इसके बारे में? तो M-RNA टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर क्या है, वो आपके राइबोसोम, क्योंकि पहला आपका जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म स्किन, उसको भेद दिया। दूसरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपका सेल की बॉडी, उसको भेद दिया लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी से। तीसरे पॉइंट के ऊपर राइबोसोम जो है उसके ऊपर जाके कौन बैठ जाएगा? M-RNA। M-RNA जो है उस राइबोसोम के ऊपर जाके बैठ जाएगा और उसको जाके कमांड देगा कि बेटा तू अब क्या कर, तू
तू स्पाइक प्रोटीन जनरेट कर। कौन सा स्पाइक प्रोटीन? वही स्पाइक प्रोटीन जो ये लोग कहते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, अब वो जनरेट करना शुरू कर देगा। उस स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा है, टी टाइप का स्ट्रक्चर है। और अब ये टी टाइप का स्ट्रक्चर जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा, उस राइबोसोम को जाके M-RNA ने कमांड देने शुरू कर दिया कि तू स्पाइक प्रोटीन जनरेट कर। लेकिन बंद कब करेगा वो? अब वो जनरेट तो करने लग गया, बंद कब करेगा? इसकी कमांड ही नहीं है, अब वो बंद नहीं करेगा, वो जनरेट करता रहेगा स्पाइक प्रोटीन। अब जब स्पाइक प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर घूमेंगे और ऐसा उसका स्ट्रक्चर है और आपके ब्लड में जब वो घूमेगा तो आपको नहीं लगता कि जब यहाँ से एक ट्रेवल कर रहा होगा, एक यहाँ से आ रहा होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, टेंगल हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, उलझन होनी शुरू हो जाएगी, गुच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। और जब वो गुच्छा बन जाएगा धीरे धीरे वो क्या बनेगा? क्लॉट बन जाएगा। अब वो जो क्लॉट है, आपने सुना है क्लॉट जो ब्लड है उसमें हमारे आयरन होता है, सुना है आपने? और आयरन क्या होता है? मैग्नेटिक होता है ना। तो अगर कहीं पे ये छोटा सा आयरन पड़ा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, और ये इकट्ठा इतना बड़ा सारा गुच्छा बन गया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, किसके ऊपर ज़्यादा लगेगा? गुच्छे के ऊपर ना। यानी कि आपके ब्लड का जो क्लॉट है उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो है इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे जैसे वो तरंगे आएंगी उसके अकॉर्डिंग ये जो है रिएक्ट करेगा, फिर ये कभी आपके दिमाग में जाके रुकेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रेन स्ट्रोक। आपके हार्ट में जाके रुकेगा तो हार्ट अटैक, कहीं दूसरे गुप्तांगों में जाके रुक जाएगा तो उनको इनफर्टिलिटी टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जवाब था आपका जो आप कह रहे थे कि किस तरीके से उन 4+1G का और 3+1G का इफेक्ट कैसे होगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, क्योंकि अब ये जो हृदयघात बढ़ने शुरू हो गए हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए हैं और लोगों को साफ साफ नज़र आने लगा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर करने लग गया है और ट्विटर के ऊपर भी जो अच्छे खासे लोग हैं वो देखने लग गए इन सब चीज़ों को, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। अब अगर इन लोगों की सारी चाल सामने आ जाए और लोगों को पता लग जाए सुई के ऊपर है, फिर तो इनका सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो इतने मूर्ख तो नहीं है वो लोग। अब ये लोग क्या कहेंगे कि प्रॉब्लम तो इसकी वजह से हुई, अब ये आपको बताएंगे इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ है प्रॉब्लम। आपको डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे कि धरती गर्म हो रही है और ये सारा इफेक्ट जो है धरती के गर्म होने की वजह से हो रहा है। उसके लिए शब्द इस्तेमाल करें ग्लोबल वार्मिंग। और उसी के लिए आप देख रहे हैं लगातार आपके इस पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर AQI इंडेक्स वाले जो हैं वो स्क्रीन्स लग चुकी हैं। देखिए आप सबने एयर क्वालिटी इंडेक्स, हर एरिया में मीटर्स भी लगा रहे हैं, मीटर्स भी लगा रहे हैं एयर AQI के, और साथ साथ में उन स्क्रीन्स के ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ होता है कि ये फलानी बीमारी फैल रही है और आप लोग जो है घरों के अंदर जो है बंद रहें, ट्रैवल कम से कम करें, लिखा होता है। बड़ी वो LED वाली, वहाँ तो हर 1 किलोमीटर में 4-5 लगा रहे हैं। हाँ। तो इनका काम क्या है? आपको घरों में बंद करना, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली प्रोग्राम करना है। तो साइकोलॉजिकल प्रोग्राम करने के लिए बिडरमैन चार्ट ऑफ कोएर्जन आप पढ़ना, तो आइसोलेशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर और कोएर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइसोलेशन एक स्ट्रॉन्ग वेपन होता है। ये जिस प्रकार से कोई कैदी होता है, उसको अगर कठोर सजा देनी होती है तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, कहते हैं ना, वो अलग से कारावास कर दिया उसको, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे जब आपको भेजते हैं तो आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली प्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि जब आप अलग थलग पढ़ेंगे सोसाइटी से तो आपको लगे आपने कुछ गलत किया है। स्कूल में भी आपसे ऐसे ही किया जाता था कि जब आप शोर मचाते हैं तो टीचर क्या कहते, जाओ क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ, क्यों तू शोर मचा रहा है, तू सिस्टम के अंदर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं रह रहा, तू कुछ सवाल पूछ रहा है मेरे से जिसका जवाब नहीं है उस टीचर के पास, तो वो कहता चल बाहर चला जा क्लास से। तो इस प्रकार से आपको आइसोलेट करते हैं लोग। उसी के लिए आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग घरों में बंद हो जाइए। अब क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये
हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। अब ये कहेंगे कि ये जो हो रहा है धरती के गर्म होने की वजह से हो रहा है। अब गर्म होने की वजह से हो रहा है तो कुछ ना कुछ दिखाना भी पड़ेगा, लोगों को महसूस भी होना चाहिए। अब आती है बारी आपकी 4+1G की, क्योंकि 4+1G जो है वो काम करता है मिलीमीटर वेव के ऊपर। पढ़ा आपने इसके बारे में? मिलीमीटर वेव नहीं पढ़ा। ये जो टेक्नोलॉजी है, जब ये छोड़ा जाएगा अपनी प्रॉपर हर्ट्ज के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब ये छोड़ा जाएगा, तब ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि ये इतनी बारीक वेव्स हैं और कम एरिया में ट्रैवल कर सकती हैं। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उस एरिया के अंदर, इसीलिए ये लोग सब जगहों पे टावर लगा रहे हैं। जब आप उस एरिया के अंदर जाएंगे तो जब ये रेज, ये रेडिएशन जब आपकी स्किन को टच करेगा तो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करने पे ये आपको चुभन महसूस करवाएगा। चुभन, गर्मी, छटपटाहट सी आपको ऐसे लगेगा, मतलब गर्मी सी हो रही है एकदम से, ऐसे लगेगा मतलब परेशानी हो रही है, आप अनईजी हो जाएंगे। और जब आपको ये चीज़ लगेगी तब वो लोग आपको क्या कहेंगे, क्योंकि धरती गर्म हो रही है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो हो रहा है किससे? 4+1G से। और आपको कहेंगे क्या? कि धरती गर्म हो रही है। अब जब धरती गर्म हो रही है आपको कहेंगे, तो ये कहेंगे धरती गर्म होने की वजह से ही ये लोग जो हैं मर रहे हैं। पर्यावरण जो है उथल पुथल हो रहा है, पर्यावरण उथल पुथल होने की वजह से लोग मरने हैं। और इस कारण से अब हमारे को धरती को गर्म हो रही है जो, इसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए आपको कहेंगे कि अब हमें जो है ऑपरेशन सन डिमिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि सूर्य की रोशनी को ढकना पड़ेगा। तो फिर जो आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं वो कैमडेस्ट्रेल, वो जब लोगों को समझ में आने लग गई है तो उसका भी तो इलाज करना है ना, ताकि आप लोगों को लगे हाँ ये तो ठीक है, ठीक ही कर रहे हैं। फिर आपको कहेंगे कि ये देखो जो कर रहे हैं ना, ये फिर मानना शुरू कर देंगे हाँ ये जो पट्टी बन रही है आसमान के अंदर, ये एक्चुअल में हम लोग सूर्य की रोशनी को ढकना चाहते हैं, ताकि धरती गर्म ना हो। और धरती गर्म नहीं होगी तो आप लोगों का मरना रुक जाएगा। लेकिन आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर सूर्य की रोशनी को रोका जाएगा तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? ये उनका एजेंडा है। और इसके साथ जो है आगे कुछ और टेक्नोलॉजीज भी जुड़ती हैं, लेकिन अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अभी के लिए आप लोगों के कोई सवाल है तो बताइए। सर जैसे ये कह रहे हैं कि सब लोगों को पॉपुलेशन को ख़त्म करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? जब पॉपुलेशन कोई रहेगा नहीं तो राज किस पे करेंगे? कंट्रोल कर। जब आप राज की बात करते हैं तो राज के अंदर एक तो व्यक्ति होते हैं, दूसरी क्या चीज़ होती है जिस चीज़ राज किया जाता है? राजतंत्र चलाने के लिए, राज करने के लिए क्या चीज़ होती है जिसके ऊपर आप कंट्रोल करते हैं एक्चुअल में? संसाधन। संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? पानी है, धरती है, तो भी खाने, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। अब अगर धरती पे लोग ज़्यादा होंगे और अगर सपोज कर लीजिए यहाँ कुछ 10-11 लोग हैं, इन्होंने सोच लिया, इनके परिवार हैं 10-11 लोगों ने, कि हमने सारे प्राकृतिक संसाधन जो अपने कंट्रोल में करने हैं, तो क्या ये ज़्यादा लोगों के होने पे पॉसिबल हो सकता है कि कम लोगों के होने पे पॉसिबल होगा? कम होने पे पॉसिबल होगा ना। गुलाम ज़्यादा लोगों को बना के रखा जा सकता है कि कम लोगों को? कम लोगों को। इसीलिए ये लोग जो हैं आदमी कम करना चाहते हैं। और सही संसाधन जो है आपके वो प्राकृतिक संसाधन है, वो रुपए वाला, पैसे वाला, वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो नहीं है जिस पे लिखा है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। अब वो वचन के पीछे तो विश्वास है, वो विश्वास कब डोल जाएगा पता नहीं, है ना। तो आप लोगों को अल्टीमेटली उन्होंने कंट्रोल करना है, ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज हम लोग ज़्यादा हैं और ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो शोर मचाएंगे, इसलिए उनको सुई लगाई जाएगी। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे और वो बेरोजगार होंगे तो वो सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतर के वो शोर मचाएंगे, लोगों सरकार से सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। अब उन्होंने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना है, सुना इसके बारे में आप सबने? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकॉग्निशन, इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज और साथ साथ में रोबोटिक्स जो है इसको लेके आना इन लोगों ने।
तो लोगों की उपयोगिता कम हो जाएगी आम आदमी की। आप देख रहे हैं आज वो जो गार्ड थे हमारे साथ वो भी बता रहे थे कि किस प्रकार से अब जो है फाटक के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। पहले जो गार्ड रहता था वो दरवाज़ा उठाता था अपना, वो जो डंडा होता था बैरिकेड, अब जो है वो ऑटोमेटिकली उस सेंसर के थ्रू उठता है। आपकी गाड़ी पे सेंसर लगा, आप गए वो उठ गया। टोल प्लाजाज के ऊपर आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले ही मेरी झड़प हुई थी वहाँ पे। टोल प्लाजाज के ऊपर जो आदमी अभी बैठे हुए हैं उन सबकी नौकरी जाने वाली है। अभी जो इन वीडियोस को देखेंगे अगर, तो उन लोगों तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन सब की नौकरी बहुत बड़े खतरे के अंदर है अभी, क्योंकि वो फास्टैग लगा दिए हैं, उस सेंसर के माध्यम से सारी स्कैनिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली वो फाटक खुलता है। कितना समय रह गया, उन लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। 2-4 गुंडे रखेंगे बस हमारे जैसे मतलब पीछे छुड़ाने के लिए, उसके अलावा उन सबकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब छुट्टी हो जाएगी, रोड पे उतरेंगे, शोर मचाएंगे, कुछ होगा, इसलिए बूटी लगा के उनको शांत कर देंगे। ये एजेंडा है उनका, इसीलिए लोग कम करना चाहते हैं वो, और कम आप काबू करना चाहते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और कोई डाउट? सर ये डिजिटल करेंसी जो अभी जो ये लाने वाले हैं वो इसके बारे में बताइए कि ये जो ये कैश हमारे हाथ से हम लोगों के घर में जाते हैं। जैसे मैं आपके घर आया, आपने कहा एसी ठीक करो, एसी ठीक किया आपके, तो भैया मैं तो पेटीएम, मैंने काम सारा ख़त्म कर दिया है। आपने सामान, मेरे को सामान चाहिए था, आपने कहा ले आओ, मैंने तो कैश खर्च करके ले आया। मैं तो देखो आप सरकारी हो, आपने तो कहा ले आओ तो मैं ले आया। अब उसमें 2 पैसे मेरी आमदनी हो गई, मैं आया, मैंने काम खत्म किया, आपका एक से स्टार्ट हुआ, आप फ़ोन लेके खड़े हो गए, कितने पैसे? भैया मुझे नहीं चाहिए, ये क्या है, मेरे पास तो ये है ही नहीं। फ़ोन तो है भैया तेरा, पेटीएम मैंने नहीं लोड कर रखा है, क्यों नहीं किया भैया? करो, ये तो आजकल डिजिटल, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो कैश खर्च करके आऊँ, कैश ले दो। कैश आप देने को तैयार नहीं है, इसके बारे में बताओ कुछ, क्या करा जाए? देखो, जैसे ही आपकी, पहले तो इन लोगों ने मुद्रा में बहुत बड़ी छेड़छाड़ की हुई है। जो हमारी पुरानी मुद्रा चलती शेरशाह सूरी के टाइम से, रुपया जो चलता था वो चांदी का सिक्का होता था उस समय पे, और इसके ऊपर जो होता था वो एक सोने का सिक्का होता था, मोहर बोलते थे उसको। तो इन लोगों ने समय समय पे उस सब के साथ छेड़छाड़ तो किया ही। आज आपके पास सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह गए हैं, लेकिन फिर भी उन कागज़ के टुकड़ों के माध्यम से भी आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है बहुत बड़ा। यानी कि आप कब कहाँ जा रहे हैं, किससे क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, क्या आपने बेचा, क्या खरीदा, और कहाँ कहाँ से आप अपने मतलब डेली यूज़ की चीज़ों को खरीद रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग नहीं होती अभी तक उसकी ट्रैकिंग नहीं है। जैसे ही आप डिजिटल करेंसी की तरफ आते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आते हैं, और स्पेशली ये जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल जो डिजिटल करेंसीज हैं, उनके अंदर क्या होगा, आप लोग कहीं भी जाएंगे, आप अगर किसी नुक्कड़ की दुकान से किसी भाई से कोई आइसक्रीम लेते हैं, दूध का गिलास भी लेके पीते हैं वहाँ पे, तो वो भी आपके उस सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है। उस हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपने 1 रुपया कहाँ खर्चा, आपने 100 रुपया कहाँ खर्चा, किसको आपने 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए, किस चीज़ के नाम पे ट्रांसफ़र किए, आपका घर कहाँ पे है, आप उससे कितनी दूरी पे जाके आप आइसक्रीम खाते हैं, कितनी दूरी पे जाके आप पेट्रोल डलवाते हैं, कितनी दूरी पे जाके आप जो है समोसे खाते हैं। हर एक चीज़ की ट्रैकिंग की जाएगी और आपकी मानसिक स्थिति जो है उसका आंकलन लगाया जाएगा कि आपकी दौड़ कहाँ तक है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहते हैं ना, तो आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आप किन किन लोगों तक जा सकते हैं, किस प्रकार की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि कल को अगर आपकी चीज़ में कुछ मिलाना हो तो उनको पता हो कि हाँ ये फलाना आदमी है, ये इस टाइम निकलेगा, गोयल साहब वहाँ जाएंगे, रोज़ का टाइम है इनका, 10 बजे जाके ये आइसक्रीम खा के आऊँगे और फलानी दुकान पे जाएंगे। तो किसी ने अगर षड्यंत्र करना हो मेरे खिलाफ तो कितना आसान हो गया। या किसी कंपनी ने अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ की मिलावट करनी है कुछ केमिकल्स की, तो उसने क्या करना है, सिर्फ एक बैज ही तो चेंज करना है कि पर्टिकुलर बैज जो उस दुकानदार के पास जाता है वो चेंज किया, और उस पर्टिकुलर एरिया के वो सारे लोग जो है बीमार पड़ जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर जागरूकता बढ़ रही है, वहाँ पे वो केमिकल मिक्स किए नहीं कि वहाँ के लोग जो हैं वो सोने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से जो ये आपकी डिजिटल करेंसी है
ये आपको अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान देगी, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो जाएगा इससे। ट्रैकिंग आओगी आपकी हर एक चीज़ की। बचने का तरीका इसका ये है कि आप लोग जब तक कैश है, मैं जब तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने अपनी व्यवस्था को ध्वस्त करना ही है और कैश के अंदर जितनी मैनिपुलेशंस ये लोग कर सकते थे इन्होंने कर दी है। और हर एक चीज़ की म्याद होती है। 1933 से चल रहा है ये खेल। तो एक मोटी मोटी बात ये कही जाती है कि 99 साल के अंदर वो झूठ का भांडा फूटता ही फूटता है। एक लेवल तक उस चीज़ को इन्फ्लेट किया जा सकता है और जब उस लेवल से ऊपर इन्फ्लेट करेंगे तो वो जो है अल्टीमेटली उससे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वही कर रहे हैं ये लोग। अल्टीमेटली आपका कैश बंद करके इसीलिए आपको डिजिटल पे लाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी बनाई हुई व्यवस्था, इनकी बनाई हुई करेंसी, उस पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। आपको करना ये है कि जब तक आपके पास कैश है तब तक आप मैक्सिमम कैश का ही प्रयोग करें। जो व्यक्ति आपको कहता है कि हम तो जो है पेटीएम के माध्यम से ही लेंगे, आप उसको कहिए नहीं मेरे पास नहीं है। आप अगर दिन में यकीन मानिए 4 जगह पे भी ऐसा कहेंगे तो वो लोग समझेंगे। उनको भी अपना कस्टमर लूज नहीं करना। साथ साथ में आप जब उनको बताएंगे कि देखो आपकी कमाई तो 10,000 रुपये ही है, आप आइसक्रीम बेच रहे हो, अब आपको टैक्स लगेगा इसके माध्यम से। पढ़ा था आपने अखबार में कि दूध बेचने पे और सिलाई कढ़ाई के ऊपर भी जो है टैक्स लगेगा। तो वो जो बेचारे छोटे कारीगर हैं, छोटे कामगार लोग हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो वो क्या तो कमाएंगे और क्या वो देंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। तो आप जब उनको ये सब बातें समझाएंगे वो समझेंगे आपकी बात को। और मैंने एक चीज़ और नहीं देखी है आजकल कि आजकल जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। वो कहेंगे ये QR कोड स्कैन करो तब आपका मेन्यू आएगा। हल्दीराम में हो ना कर दो उसको, कहते भैया नहीं करना, नहीं है मेरे पास मोबाइल। हम करते नहीं हैं। आप उनको कहो भाई अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होगा तो क्या तब भी तो यही कहेगा इसको स्कैन करो। मतलब तो इतना गरीब हो गया तेरे पास 4 कागज प्रिंट आउट करने के पैसे नहीं है। लानत है तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर, छी है तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर। और उसको कमेंट डालो कि ये इतना गरीब रेस्टोरेंट है, इसके बेचारे के पास खाना तो ये क्या खिलाएगा, इसके पास तो मेन्यू कार्ड छपाने तक के पैसे नहीं है और एक फिजिकल मेन्यू कार्ड तक नहीं दिखा सकता। ये उसको डिमोलाइज करना जरूरी है। कल को वो आज आपको कुछ दिखा रहा है, उसका मेन्यू कार्ड रोज चेंज होता रहे, रोज ही पैसे चेंज कर देगा उसमें। डिजिटल में तो बहुत आसान है चेंज करना, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। प्रिंटेड होगा तो फिर भी आपको आइडिया तो रहेगा कि हाँ कल मैंने देखे थे इतने रुपए हैं। और एक चीज़, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आपको महसूस भी नहीं होता कि आपने कुछ पैसा खर्च किया है, फीलिंग नहीं आती है कि हमारा कुछ कम हुआ। जेब से गया है। क्योंकि ये लोग आपको ना, क्योंकि क्योंकि आप लोग को ये जो है मेंटल लेवल की गेम खेल रहे हैं आपके साथ। और आजकल आप लोग जो है पे नहीं करते, आजकल आप लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट। तो ये लोग जो कहते हैं आपको कि हम आपको मेटा वर्ल्ड में लेके जाएंगे, हम लोग ऑलरेडी उसी मैट्रिक्स के अंदर हैं। ये जो शब्दों का जाल इन लोगों ने बुना हुआ है, जिसके अंदर आज जो है डेवलप नहीं किया जाता किसी चीज़ को, डेवलपमेंट की जाती है। अचीव नहीं किया जाता, अचीवमेंट की जाती है। अपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप लोग रहते हैं। तो मेंट का क्या मतलब है आपको पता है? मेंटल। मेंटल, बिल्कुल मेंटल। मेंटल। और इसी को जब आप लैटिन में जाते हैं तो इसका मतलब होता है माइंड। मेंट मतलब माइंड। तो ये लोग आपको मेंटल लेवल की स्लेवरी में लेके जा रहे हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बना के रखना, उसके पीछे 4-5 सिपाही छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको अगर साइकोलॉजिकली प्रोग्राम कर दिया जाए, जैसे एक हाथी के बच्चे को बचपन में ही एक, जैसे हाथी का बच्चा उसके पैर पे बचपन में ही एक जो है रस्सी बांध देते हैं, और जब वो छोटा होता, जब वो खोलने की कोशिश करता तो उससे उतना जोर लग नहीं पाता, वो संकल बांधी होती है। लेकिन वही हाथी का बच्चा बाद में इतना बड़ा विशाल हाथी बन जाता है, और तब भी उसके ऊपर एक छोटी सी रस्सी बांध देते हैं, पतली सी, कपड़े की क्यों ना हो, वो उसको छेड़ता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसको क्या कहता है कि तू इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो वो वहीं बंधा रहता है। वही साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें मेन हैं, एक साइकोलॉजी, दूसरी है टेक्नोलॉजी। इन 2 लेवल पे लड़ाई लड़नी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप लोग, जो लोग आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए कहते हैं, उनको आप साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज कीजिए उस पेमेंट्स के लिए।
और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको आगे वाले समय में बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर्स को वाइजली चूज कर सकते हैं। कौन सी कंपनीज हैं जो आपकी एनोनिमिटी को जो है रिस्पेक्ट करती हैं, आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करती हैं, और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी हर एक इंफॉर्मेशन को लेना चाहती है, वो आपको हम आने वाले समय बताएंगे। लेकिन इन दो चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। भाई जी एक बात बताओ, 16 अक्टूबर का क्या प्रोग्राम है? जैसे ये जो टावर है 5G के, इधर आ जाओ, हाँ कोई नहीं, ये इधर आ जाओ, कुछ नहीं होता घुटना भाई। बाकी उधर क्यों बैठ गए, इधर क्यों नहीं बैठे? पुलिस की वर्दी जैसी है। अच्छा अच्छा ये नई दिल्ली में भी लगेंगे ये तो, है ना? ये तो MLA MP जो MP वगैरह उनके घर के पास भी लगेंगे, तो फिर ये उनको दिक्कत नहीं टीके करेंगे। कब लिए? उनको तो मैक्सिमम उनको तो पता ही है भाई क्या ड्रामा है। नहीं, देखिए जब आप ये बात कहते हैं कि सारे MLA MPs को पता है, अरे नहीं, बट जो मतलब नई दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है पूरे एजेंडा के बारे में। अगर सबको ये पूरी समझ होती ना, तो आज जैसे बीजेपी की मंत्री भी जो है लुढ़क रहे हैं। पढ़ी है आपने अखबारों में खबर, कांग्रेस के मंत्री भी लुढ़क रहे हैं। हाई लेवल के उन लोगों ने ये थोड़ी है कि सिर्फ जो अपनी अफसरशाही है और मंत्रीशाही है उनको सिर्फ बचाना चाहते वो हैं, किसी के नहीं है। सभी को हो रहा है। मोदी के पास क्या लगा नहीं होगा, क्या कहीं ना कहीं तो वहाँ पे भी तो खाई। कुछ लोग जो हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो बिल डैश गेट है, उसने नहीं लगाया अपने घर के आसपास। वो जो ट्रम्प है उसने नहीं लगवाया अपने घर के आसपास। मोदी के बराबर में अभी यहाँ पे जो है, इसकी तो हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि किसने कहाँ कहाँ पे मना किया हुआ है। जो आप पूछ रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्शनल भी होती हैं कि मान लो यहाँ पे टावर लगा हुआ है और यहाँ पे वो मोगली जी रहते हैं, जाओ ना फिर बता गया है ना, हमारे देश के मोगली। तो वो जो टावर की डायरेक्शन है उसमें उन्होंने सेट कर दिया कि इस तरफ तो ना आए, लेकिन इधर चारों तरफ जाए, इस पर्टिकुलर एरिया में ना आए। तो इसके अगर आसपास भी लगा हुआ है लेकिन उस एरिया में नहीं आएगा इफेक्ट उसका। और रेंज कम हो पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी वेव छोड़ी जा रही हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब मोगली जी तो है नहीं उस एरिया के आसपास, यहाँ पे उस समय पे वो रेज छोड़ी जा रही हैं। आपने देखा कुछ पर्टिकुलर टाइम के ऊपर लोग एकदम से बीमार पड़ने शुरू होते हैं, फिर एकदम से ठीक हो जाते हैं। फिर एकदम से टाइम आता है कि बीमार पड़ रहे हैं, उनको गर्मी लगनी शुरू होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। ये जो सेंट्रल बिल्डिंग का नीचे से अंदर सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा मतलब अंदर से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहले के बाहर से जाते हैं, वो तैयारी कर रखी है उन्होंने, वो उन्होंने अपनी अब अंडरग्राउंड जा रहे हैं, वो सेफ रहेंगे। बाकी वो उन्होंने अपने बचाव की तैयारी कर रखी है। जो श्रीलंका में हाल हुआ है उन लोगों के साथ ना हो, उसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है। क्योंकि अभी जोन बनाते हैं बैंकर उन्होंने अंदर से सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके रखा है। वो तो अंदर जा नहीं सकते। बस अभी वो कमाने के पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। बिल्कुल देनी चाहिए, हमारे पास स्टडीज़ हैं, हम आपको देंगे, तो वो स्टडीज़ आपने दिखानी है लोगों को। देखिए एक तो ये स्टडी है, यू नीड टू नो अबाउट 4+1G वायरलेस एंड स्मॉल सेल्स। ये आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं और जो छोटे छोटे वो जो टावर्स लगाए जाएंगे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम आपको देंगे। इसमें सारी बातें समझाई गई हैं किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा। मुझे देना बहुत जरूरत है। सभी को दे देंगे आप सबका जरूरत है भाई। PDF उसमें। और टेक्नोलॉजी 2011 का मिलीमीटर वेव इंटरेक्शन विद दी ह्यूमन बॉडी, स्टेट ऑफ नॉलेज एंड रिसेंट एडवांसेस। तो आपके पास पुख्ता सबूत भी होने चाहिए कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कंपनी वाले अच्छे से समझने के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करना हिंदी में कन्वर्ट करके दे देंगे आप। और सेल्फ स्टडी तो जरूरी है ही। सर इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हिंदी में कन्वर्ट करके देंगे आपको। और जो दूसरा एजेंडा है वो इनका ये है, ग्रैप। पढ़ा आपने इसके बारे में? पढ़ा। जैसे ही कहेंगे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, 3 दिन के अंदर अंदर जो है डीसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। वहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उस एरिया के, और इस प्रकार से ग्रैप लगा दिया जाएगा। ग्रैप लगाने के बाद क्या होगा, ग्रैप की फुल फॉर्म जो है आपकी वो है
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम। इसके अंदर जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहेगा कि हाँ यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है या बारिश तूफान आएगा या फिर भूकंप आएगा, तो इमीडिएटली क्या होगा, डिप्टी कमिश्नर जो है एक प्रकार का ऑर्डर जारी करेंगे, जो मैंने पिछली ट्रेनिंग में ही बताया था इस बार वाली में, इस प्रकार का। जैसे कि ये गुड़गांव के डीसी ने जो है एक एडवाइजरी घोषित करी थी। इसमें इसने क्या लिखा, इन व्यू ऑफ हैवी रेनफॉल। आपने देखा था बारिशें हुई थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ डिफरेंट लगा उस बारिश के अंदर? डिफरेंट सर, बादल थे ना, राइट टाइम भी आ रहा था, कुछ अजीबोगरीब थी ना वो बारिशें। बादल और बिजली था ही नहीं उसके अंदर, नहीं था। तो जैसे ही देखिए आप उसकी मतलब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कब हुई वो बारिश? ये 23 तारीख के लिए डीसी ने जो है लेटर जारी किया था 22 तारीख को। इसने एडवाइजरी क्या दी, इन व्यू ऑफ हैवी रेनफॉल प्रिडिक्शन, मतलब पहले से प्रिडिक्ट कर दिया गया रेनफॉल आएगी, बता दिया गया है। फॉर द डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम ऑन 23/9/2022 देयर आर चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक कंजेशन, कि पानी भराव होगा और ट्रैफिक जो है रुक जाएगा। Therefore, all corporate offices and private institutions in the district are advised, उनको सलाह दी जाती है, to guide their employees to work from home। जब work from home करेंगे तो आपका ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, उसी दौरान जो है Amazon फ्लिपकार्ट ऊपर सेल चल रही थी, ऑनलाइन देखा आपने? सेम उसी टाइम पे आप लोग घरों में बंद हैं और उसी समय पे आपके पास सेल के ऑफर्स आएंगे, तो क्या आप ऑनलाइन परचेज करेंगे, बाहर जगह परचेज करेंगे? आप लोग साइकोलॉजिकली प्रोग्राम हो रहे हैं ना उस समय पे कि हाँ घर बैठ के करो, आराम से आता है, फटाफट की जाएगी। फिर ये लोग कहते हैं ऑल प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एडवाइज्ड टू क्लोज द स्कूल्स कॉलेजेस ऑन 23/9/2022 इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। बढ़ेगी। सरकारी स्कूलों की प्रॉपर्टी आपकी बचेगी कि मतलब बिक जाएगी? उनको घाटे में दिखा के उनको बेच दिया जाएगा। फिर जो है जितनी भी आपकी सर्विसेज है, ऑफिसेज हैं आपके, स्कूल हैं आपका, और जितना भी काम चलता है, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के काम होते हैं, वो सब चीज़ें ऑनलाइन होनी शुरू हो जाएगी। टीचिंग ऑनलाइन हो रही है ना अभी, देख रहे हैं आज कितने सारे कंपनीज खुल गई है टीचिंग के लिए। बाइजूस खुल गया, ऑनलाइन कर दिया, योगा भी ऑनलाइन हो गया, वहाँ पे भी आप नहीं मिलेंगे। और उसी के लिए लोग शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना, तो इनका एजेंडा पूरा होगा उसके अंदर। जैसे प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, आम आदमी की तो अच्छी झड़प हुई थी उससे पुलिस वाले से, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वीडियो को लेके वहाँ पहुँचा था। अगले पार्क में गए थे हम, वाल्मीकि पार्क के अंदर, और वहाँ पे भी वो लोग आ गए थे। वो लोग कह रहे थे कि नहीं आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई B-मारी फैल गई है। मैंने कहा कमाल की बात है, जब आप इलेक्शन कर रहे हो, लोग जब रैलियाँ कर रहे हैं, आपके बंदे रैलियाँ कर रहे हैं, जब तो नहीं फैलती। मैं कहा आप आए यहाँ पे चल के, जब नहीं फैली। और मैं कहा मैं आ गया यहाँ पे अपने लोगों से मिलने के लिए, तो तुम्हारी B-मारी फैल रही है। मैं कहा किस तरीके की बीमारी है ये, हो क्या रहा है? मतलब आपकी मर्जी होगी तो आ जाएगी और आपकी मर्जी नहीं होगी तो गायब हो जाएगी। आप लोगों के लिए नहीं है और हमारे लिए है। और मैं उनको कहता, मैं कि ये भी समझाने आया हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड। कहता नहीं जी आप ही नहीं समझा सकते। मैं कहा ये हाल हो गए क्या देश के अंदर? मैं कहा चाइना बनाओगे क्या? कि भाई आज हम लोगों को संविधान बता रहे हैं, लोगों को हम कानून बता रहे हैं, उनके अधिकार बता रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स बता रहे हैं, आप वो बताने से हमारे को रोक रहे हो। तो अल्टीमेटली हम लोग लड़े अड़े वहाँ पे और उन लोगों को जाना पड़ा। उन्होंने क्या कहा, अपना नाम बता दो। देखा अगर आपने अगर वीडियो देखी, उन्होंने कहा अपना नाम बताओ, अपना ID कार्ड दे दो। मैंने कहा नहीं देते भाई। कह रहा जी ऐसे कैसे बात करो? मैं कहा नहीं देता। तू है कौन जो मेरे से मांग रहा है? क्यों मांग रहा है तू मेरे से? यहाँ गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो सुनना चाहते हैं हमें, हम उनसे मिलने आ रहे हैं यहाँ पे। तुम होते क्यों कौन हो बीच में इंटरफेयर करने वाले? कह रहा जी प्रोटोकॉल लगा हुआ है। मैं कहा तेरा प्रोटोकॉल तेरे लिए है, टेम्पलेट हमारे को क्यों बाध्य कर रहा है? अल्टीमेटली वो लोग चले गए। हमने ना उनको अपना नाम दिया, नाम उन्होंने पता कर लिया था, उनको पता लग गया था, लेकिन हमने अपने मुंह से नहीं बताया उनको। इस प्रकार से आप लोग जो है अड़ सकते हैं। तो जो बात हम कर रहे थे, ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम है, ये 1 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। हाँ बिल्कुल,
14 NCR डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलेगा ये। स्टेप बाय स्टेप, मतलब उनको ऊपर से आएगी इन्फॉर्मेशन और वो स्टेप बाय स्टेप जो उन सब चीज़ों को लागू कर देंगे। इसी के माध्यम से आपके जो डीजल वाले जनरेटर्स हैं वो बंद किए जाएंगे। उनके ऊपर एक मिशन कंट्रोल का डिवाइस लगाया जाएगा स्पेशल, उस पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर आने वाले समय में उसके थ्रू ट्रैकिंग भी की जाएगी आपने जनरेटर कितनी देर चलाया, क्योंकि बिजली का संकट लाने वाले हैं ये लोग। अब आपके पास अगर जनरेटर्स होंगे तो हो सकता है आप लोग कॉप अप कर जाएंगे, बिजली का संकट लाएंगे, उधर जो है आपकी बिजली कम हो जाएगी, तो फिर आपको कहेंगे क्या कि बिजली ये लोग दे नहीं पा रहे सरकारी डिपार्टमेंट वाले, इसलिए सरकारी डिपार्टमेंट जो है बिजली वाले इनको तो बेच दो और सारा का सारा बिजली का काम जो है उन प्राइवेट कंपनीज को दे दो। उसके बाद डीजल जनरेटर आपके बंद कर देंगे। आपकी डीजल वाली गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, गाड़ियां आप लोगों की उठाई जा रही हैं घरों के ऊपर से। देखिए, संविधान के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी होता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते वो लोग जो इस समय पे कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। आप लोगों को मना करना पड़ेगा उनको कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है ये, तू मेरे को अप्रोप्रिएट इस चीज के लिए कंपनसेट करे बिना ये चीज उठा नहीं सकता। 40 रुपए किलो बोल रहे हैं। मतलब गाड़ी मेरी है, तू कौन होता है मतलब कहने वाला कि 40 रुपए में लूंगा मैं। उसको पूछो कि भाई इस पर रजिस्टर्ड ओनर लिखा है आरसी के ऊपर, रजिस्टर्ड ओनर का मतलब मैं ही हूँ मालिक की सरकार है, पूछ लो उससे ये बात। लेकिन फिर बोलेंगे गवर्नमेंट का रूल जैसा कहते थे, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट रूल। सड़क पे चलाने नहीं देंगे तो उनको पूछो कि क्या चलाने दोगे। आप उनको ये पूछो कि आप क्या चलाने दोगे सड़क के ऊपर, वो कहेगा कि आप नई गाड़ी ले लो, तो आप उनको कहो भाई नई गाड़ी लेने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, सरकार दे रही है क्या पैसे मुझे। और उनको ये भी पूछो कि भाई जिस टाइम पे तुम हमारी गाड़ियां उठा रहे हो उसी समय पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों लॉन्च हो रहे हैं देश के अंदर, इतना कोइंसिडेंस क्यों है। फिर वो कहेगा हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अच्छे होते हैं, इससे तो पोल्यूशन नहीं होता। तो उससे पूछो भाई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक लिथियम आयन बैटरी डलती है, लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर कितना पोल्यूशन होता है, चुप हो जाएगा। आप उसको बोलो कि मेरी गाड़ी 20 साल तक इतना पोल्यूशन नहीं जनरेट करेगी जितनी तुम लिथियम आयन बैटरी बनाने के समय पे उस गाड़ी नई को क्रिएट करते वक्त पोल्यूशन क्रिएट कर दोगे। बिल्कुल, माइनिंग होती है उसके लिए, उसका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता, फिर वो लैंड में जाता था उसका नुकसान होता है, बहुत सारे नुकसान है उसके। फिर अगर वो पानी के माध्यम से अंदर चला गया, हमारे जलाशयों के अंदर चला गया, तो वो हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर देगा, पीने का वो गड़बड़ होगी सारी हर एक लेवल पे हमारे को नुकसान हो रहा है उसका। दूसरी बात, चलो सपोज कर लो हमने गाड़ी, आप मेरी गाड़ी लेके जा रहे हो, उसकी जगह मैं डीजल की गाड़ी ही लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, तो क्या उस नई गाड़ी को लेने के अंदर पोल्यूशन नहीं होगा क्या। उसके लिए भी दुनिया जान का कच्चा लोहा निकाला जाएगा, दुनिया जान के पार्ट्स बनाए जाएंगे, दुनिया जहान का एल्यूमिनियम और वो सब चीज़ों को कंबस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनकी सांचों में डाला जाएगा, तो उस पर जितना मतलब पोल्यूशन होगा, उससे कितना धुआं क्रिएट होगा, उसकी क्या आवश्यकता थी। उनको कहो कि भाई आप मुझे दो ना इस चीज़ का प्रूफ कि मेरी गाड़ी कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। नितिन गडकरी बात तो ये करते थे कि गाड़ियों का पोल्यूशन चेक किया जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि हाँ किसी गाड़ी का वाकई में अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी गाड़ियों पे सैंक्शन लगाए जाएंगे या फिर उनकी गाड़ियों को जो वैलिडिटी दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, आपकी संपत्ति उठाई जा रही है, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, आपकी गाड़ी वो उठा के ले गए, आज तो आपको 12 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी, इससे कम तो नहीं मिलती। 65% टैक्स है। अगर 1 लाख की गाड़ी है तो 1,65,000। जैसे अब 10 साल जैसे हमारी गाड़ी 20 साल हो जाएगी, रोड पे निकालेंगे, पुलिस पकड़ेगी, तो उसके लिए कैसे क्या करना है, बहुत टैक्स है। हट जाओ, केस करना है पुलिस से। आप उनको कहिए कि पहले तो आप मुझे एग्रीमेंट दिखाइए कि किस एग्रीमेंट के तहत आप मेरा ये जो है गाड़ी को उठा के लेके जा रहे हैं। मैंने कहाँ साइन करके दिया आपको कि मेरी गाड़ी आप उठा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी यानी कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के मालिक आप हैं, इस चीज़ को आप जो है प्रूव करके दीजिए मुझे, इसके सबूत दिखाइए कि आप इसके मालिक हैं। अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो आप मालिक होंगे ना, और अगर आप मालिक नहीं हैं तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मैं तो मना कर रहा हूँ तेरे को ले जाने से, और जो फिर भी लेके जा रहा है तो भाई फिर मैं डिफेंस भी इस्तेमाल करूँगा। मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट मेरे पास है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी किताब, मेरी गाड़ी अगर कोई मुझसे छीनता है तो भाई मैं उसके लिए कुछ भी इस्तेमाल करूँगा अपने। गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 साल के बाद गाड़ी
गवर्नमेंट ने तो कह दिया, लेकिन गवर्नमेंट के कहने से होता क्या है? नुकसान तो मेरे को हो रहा है। गाड़ियां तो बिक रही हैं उन कॉर्पोरेट कंपनियों की, गवर्नमेंट तो उनके फायदे की बात कर रही है, लेकिन मेरे को तो नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट अगर मुझे नुकसान कर रही है तो मैं क्यों मानूं उस बात को? देखिए ऐसा है ना, इसके अंदर गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है, वो ये बहुत ज़्यादा फोर्स दिल्ली एनसीआर वाले मामले में है। दिल्ली एनसीआर में शुरुआत यहीं से ही होती है बहुत हमेशा। मामला है दिल्ली एनसीआर। पुरानी गाड़ियाँ जो है वो देहातों में चल रही हैं। दिमाग के अंदर ये कमजोरी भी तो डाली जा रही है ये सिर्फ दिल्ली कि एनसीआर गवर्नमेंट ने निकाला कहा, गया है। ये एक तकिया कलाम है। गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट क्या होता है? निकालने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होता है? ये हमने मेट्रो में मेरे को पकड़ा था मास्क नहीं पहनने पे,